जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धाकड़ गोर्जियस फिजिक्स प्रोग्राम में। आज का शानदार कंसेप्ट है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 12th क्लास एज वेल एज कॉम्पिटिशनल एग्जाम। साथियों, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या है और इसके नियम क्या हैं, चलिए आज हम जानते हैं। सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो का मतलब होता है फोटोन्स, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, एमिशन का मतलब होता है निकलना। तो आप समझ गए होंगे, फोटोन के टकराने से मेटल में से इलेक्ट्रॉन का निकलना, जिससे लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। इस प्रोसेस को, इस फेनोमेना को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। बिल्कुल सिंपल है। मान लीजिए ये कोई मेटल का सरफेस है, इससे फोटोन टकराया। जब मेटल के सरफेस से फोटोन टकराएगा तो मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे और वो इस मेटल से बाहर निकल जाएंगे। तो फोटोन के टकराने से मेटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, इससे लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस फेनोमेना को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। सो सिंपल, it is defined as the phenomena by virtue of which when photons strike to the metal surface, electrons are emitted from the surface of metal so that light energy is converted into electrical energy। अब बात आती है दोस्तों कि जब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा तो आखिर कौन कौन से लॉज हैं जिसको ये फॉलो करेगा। तो आइंस्टीन जी ने बहुत ही सिंपल सी बात कही कि देखो भाई, एक फोटोन जब टकराता है तो एक फोटोन के टकराने से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। एक सिंपल सा एस्टिमेशन लगाया गया कि एक फोटोन जब मेटल के सरफेस से टकराएगा तो मेटल में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन को वो बाहर निकालेगा। इसका मतलब ये हुआ, जितने ज़्यादा फोटोन होंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब पहले लॉ में इसी बात का जिक्र किया गया। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के मुख्य 4 नियम बताए गए। पहला नियम बताया गया कि द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। पहले नियम में ये बताया गया दोस्तों कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। मतलब जितना इंटेंसिटी ज़्यादा होगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अब आपके मन में आएगा कि आखिर ऐसे कैसे हो जाता है भाई, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, इसका रीज़न क्या है। तो मैंने भी बताया कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, व्हेन वन फोटोन स्ट्राइक टू द मेटल सरफेस then one electron is ejected. When one photon strike it, then one electron is ejected. It means larger the photon striking and larger the number of electrons ejected. तो जो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है। इंटेंसिटी का मतलब होता है कितने फोटोन स्ट्राइक हो रहे हैं, नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग टू द सरफेस ऑफ मेटल। तो जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा फोटोन मेटल के सरफेस से टकराएंगे और जितने ज़्यादा फोटोन मेटल के सरफेस से टकराएंगे उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। क्लियर। तो इसीलिए पहले लॉ के अनुसार लार्जर द इंटेंसिटी मीन्स लार्जर द फोटोन स्ट्राइकिंग टू द मेटल सरफेस and larger the photon striking to the metal surface, larger the electrons ejected from the metal surface। और उन इलेक्ट्रॉनों को हम प्यार से कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन।
तो जितना इंटेंसिटी ज़्यादा हुआ उतने फोटोन ज़्यादा टकराए, जितने ज़्यादा फोटोन टकराए उतना फोटो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकला। और ये तो जेन्युइन सेंस की बात है, जितना फोटो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेगा उतना फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। क्लियर? तो पहला लॉ आपको हमको समझ में आ गया। पहले लॉ में क्या कहा गया कि जितना इंटेंसिटी ज़्यादा होगा उतना ही फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा होगा, क्योंकि ये बात आपने देखा कि जितना इंटेंसिटी ज़्यादा था उतना फोटोन से ज़्यादा टकराया, जितना फोटोन ज़्यादा टकराया उतना फोटो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकला, जितना फोटो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकला उतना फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ। अब आते हैं सेकंड लॉ में। सेकंड लॉ कहता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम की फ्रीक्वेंसी होगी तो कोई फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, below the threshold frequency, according to second law, below the threshold frequency no emission of photoelectron taken place. So simple. सेकेंड लॉ कहता है कि यदि इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो कोई फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। अब इस बात को कैसे प्रूव करें? तो वेरी सिंपल, आपने आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ी है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नोट। यहाँ जो न्यू नोट है ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अभी जो कंडीशन बताएगी वो ये है कि न्यू जो है यदि न्यू नोट से कम हो, यदि इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो तो क्या होगा? मान लो दोस्त ये 3 है, ये 4 हो तो क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है ना? कि यदि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो क्या होगा? जो आपका हाफ mv स्क्वायर है ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, मीन्स काइनेटिक एनर्जी आपकी नेगेटिव हो गई। अब आप बताओ, मास कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं। किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर कभी नेगेटिव आ सकता है? नहीं। तो जब ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है तो इन दोनों का प्रोडक्ट कभी नेगेटिव आ सकता है? कभी नहीं। इससे तात्पर्य है कि कभी भी किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती। मतलब यहाँ पे जो ये बात बताई गई कि यदि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन कभी भी किसी हालत में नहीं निकलेंगे। क्लियर दोस्त? शानदार तरीके से अभी आपको 2 नियम बताएंगे। पहला नियम कि जितना इंटेंसिटी ज़्यादा होगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और दूसरा कि अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हुई तो कोई फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलेंगे। अब तीसरा नियम क्या कहता है? थर्ड लॉ क्या कहता है? कहता है अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी है ना तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, और जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के, और यह इंडिपेंडेंट होगी इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, above the threshold frequency, the photoelectrons ejected, photoelectric emission taken place, and the kinetic energy of photoelectrons emitted is directly proportional to frequency of incident radiation and it is independent of intensity of incident radiation। क्लियर? तीसरा वाला बिल्कुल स्पष्ट बात कहता है भाई कि अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा भाई, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, और जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के। यह इंडिपेंडेंट होगी किसके? इंटेंसिटी के।
अब आप कहेंगे ये सब कैसे हुआ भाई, इसका रीज़न क्या है। तभी मैंने आपको जो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बताया उसके अनुसार क्या था, हाफ mv² इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नोट। पढ़ा ना आपने, इसमें न्यू क्या कह रहे हैं आप, न्यू नोट से ज़्यादा है। यदि न्यू नोट से ज़्यादा है, मान लीजिए 5 है, ये 4 है, तो ये प्लस में हो गया। तो यहाँ हाफ mv² की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। और आपको तो पता ही है कि मास तो पॉजिटिव ही होता है, और वेलोसिटी का स्क्वायर निकालेंगे तो स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो ओवरऑल ये जो कहना है कि हाफ mv² पॉजिटिव होगा, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी, तो काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव होती ही है, मीन्स ये बात बिल्कुल सत्य है। इसीलिए हम कहेंगे कि यदि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। करिए, अब उसका नेक्स्ट डायलॉग क्या कहता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन की वो डायरेक्टली होगी किसके, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो देखते हैं ये बात। अब हाफ mv² क्या है, काइनेटिक एनर्जी, तो h हटाएंगे तो डायरेक्टली आ जाएगा न्यू माइनस न्यू नोट। तो इस बात से ये भी सिद्ध होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली है किसके, फ्रीक्वेंसी के। काइनेटिक एनर्जी आप देख सकते हैं, इसी एक्सप्रेशन से सिद्ध हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अब इस एक्सप्रेशन में कहीं भी इंटेंसिटी का जिक्र है ही नहीं, और आपके सामने जो ये तस्वीर पेश की गई इसमें इंटेंसिटी का नामो निशान नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो केवल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। तो शानदार तरीके से भी आपको 3 नियम बताए गए। पहला नियम कि जितना इंटेंसिटी ज़्यादा होगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरा, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तीसरा, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हुई तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, और जो फोटो इलेक्ट्रॉन से बाहर निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, और यह इंडिपेंडेंट होगी किसके, इंटेंसिटी के। क्लियर, सो सिंपल दोस्तों। ओके, अब लास्ट जो लॉ है आपका वो बहुत ही सिंपल है। लास्ट लॉ कहता है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है, जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है ये, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है दैट इज अ इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस का मतलब होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें काम एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम हो जाए, समय ना लगे, बस फटाफट कंप्लीट हो जाए वो काम। मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। इसका मतलब ये हुआ कि फोटोन्स टकराया और फोटोन्स के टकराते ही मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकल गया। फोटोन्स टकराया और फोटोन्स के टकराते ही मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकल गया। ये चंद सेकंड के अंदर हो गया। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, चलिए इसको समझते हैं। तो फिर उसी बात का जिक्र करते हैं कि भाई हमारे पास ये मेटल है, ये मान लीजिए मेटल है और इस पर जो है फोटोन्स टकराया। अब साथियों, जब फोटोन्स मेटल के सरफेस से टकराएगा तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉनों से उसका बॉम्बार्डिंग होगा, कोलिजन होगा। तो जो यहाँ फोटोन का इलेक्ट्रॉन से कोलिजन हो रहा है या इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, पॉइंट टू बी नोटेड। कौन सा कोलिजन हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। कि जब फोटोन्स मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉनों से टकराएंगे तो उस फोटोन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा कोलिजन होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा। और इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है जब बंदा इलास्टिक कोलिजन करता है तो अपनी सारी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देता है।
इन द इलास्टिक कोलिजन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व्ड। तो जब फोटॉन्स यहाँ टकराएगा, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉनों से टकराएगा, तो फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा दोस्तों, इलास्टिक कोलिजन होगा, और फोटोन अपनी सारी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देंगे। अब बेचारा नन्हा सा इलेक्ट्रॉन इतनी सारी फोटोन की एनर्जी को सहन नहीं कर पाएगा, और एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल के सरफेस से बाहर निकल जाएगा। करिए, तो आपने देखा कि यहाँ पे जो ये काम हुआ फोटोन और इलेक्ट्रॉन के टकराने का, वो जस्ट सन सेकंडों में काम कंप्लीट हो गया, इसलिए इसको हम इंस्टेंटेनियस प्रोसेस कहते हैं। तो साथियों, आज हमने आपको ये समझाया, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या है और इसके नियम क्या है। हमने आपको समझाया कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या है, फोटॉन्स का मेटल के सरफेस से टकराना, फोटॉन्स का मेटल के सरफेस से टकराना और मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का बाहर निकल जाना। फोटॉन्स का टकराना और मेटल में से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकल जाना कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, और इस फेनोमेना के कारण ही लाइट एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसके मुख्य 4 नियम हैं। पहला नियम कि लार्जर द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन लार्जर द फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो फोटोन्स ज़्यादा टकराएंगे, फोटोन्स ज़्यादा टकराएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा निकलेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। दूसरा, बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स टेकन प्लेस। इसका मतलब कि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम की फ्रीक्वेंसी होगी तो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं बाहर निकलेगा भाई? क्योंकि अगर उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम हुई तो ऑन दैट कंडीशन काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगी, जो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तीसरा, above the threshold frequency emission of photoelectron taken place, and this kinetic energy of emitted photoelectron is directly proportional to frequency of incident radiation, and it is independent of intensity of incident radiation। मतलब जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली है, वो इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट है। और लास्ट वाला कहता है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है वो एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, मीन्स फोटोन टकराएगा, फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलास्टिक कोलिजन होगा, फोटॉन्स अपनी सारी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दे देगा, इलेक्ट्रॉन उस गर्मी को सहन नहीं कर पाएगा और एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम वो बाहर निकल जाएगा। तो दोस्तों, आज के शानदार कंसेप्ट में आप सभी के सामने लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को विस्तार से समझाया गया। मुझे विश्वास है कि आपको ये शानदार कंसेप्ट समझ आ गया होगा। एक और नए शानदार कंसेप्ट के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे, सेम टाइम सेम जगह। इसी तरह से आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।